कि पर में प्रवाज की शक्ति है, मन में आगाज की भक्ति है। वो चोंच में तिनका डाले है, डाली पर दो आँखें तकती है। वो देख रही है इस तूफ़ा के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है आसमान में नाम मात्र की राहत है। पर लगी साँस जब फूलने तो तूफ़ान ने मौका लपक लिया और आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल परों से रंगों में गजब रवानी है। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है। चोट खाने के बावजूद भी उड़ने की ललक पुरानी है। ये गलत करूंगा साबित सबको, मैं गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं और गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। हेलो साथियों, एमपीपीएससी मेंस 2026 को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं थोड़ा सा अपने परिवर्तन के साथ में टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और साथ ही साथ जो है रिवीजन कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं, मैं लगातार ये चौथी बार जो है 25 वाला एमपीपीएससी का मेंस लिख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने अनुभव को जो है यूट्यूब पर शेयर करना चाहिए। इसके दो फायदे होंगे। एक तो जिन लोगों को नहीं पता आंसर राइटिंग कैसे की जाती है और वो नहीं जा सकते कि आप स्टेज शुरुआती लेवल पर हैं और आप सीधे इंदौर पहुंच जाएं और आप सामान्य परिवार से आते हैं तो शायद ये संभव नहीं होगा। और दूसरा जो इसका फ़ायदा है, परंतु जो है थोड़ा-सा पहले फ़ायदे के बारे में और ये आपका संभव नहीं है जो सामान्य परिवार से आते हैं या बिगिनर लोग हैं और वो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये एमपीपीएससी की तैयारी का एक हिस्सा है। अगर इसे साथ में लेकर नहीं चलते तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप प्री निकालने के बाद में आंसर राइटिंग कर लें और सब कुछ कंप्लीट कर लें। तो यह जो है उनके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। और जो एडवांस लोग हैं तो वो भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं। आपकी जो है सभी सुविधाएँ यहाँ पर जितनी संभव हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि हमारा रिवीजन होगा और जो है हमारी भी प्रैक्टिस होगी और हम भी कुछ ना कुछ, क्योंकि इंसान जो है कुछ ना कुछ गलती करता हूँ, गलतियों से सीखता रहता है। हम भी कुछ सीखते हैं डेली का डेली। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारा टारगेट जो है 2026 को टारगेट करते हुए है। और अगर आप जो कुछ भी यहाँ पर ये लिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, ये सब कुछ लिखा हुआ, अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जो है जुड़ जाएंगे। वहाँ पर ये आपको पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम जो है आपका ये नीचे दिख रहा है यहाँ पर, जीएस क्विज चैंपियन ग्रुप है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है क्या करते हैं हम, प्री के लिए भी एमपीपीएससी प्री के लिए भी टेस्ट सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम क्या करेंगे कि जो है पहले प्रत्येक यूनिट के अनुसार जो है प्रत्येक यूनिट वाइज दो दो टेस्ट करेंगे। प्रत्येक यूनिट के अनुसार दो टेस्ट लेंगे और फिर देन उसके बाद जब ये 20 टेस्ट हो जाएंगे, हर यूनिट से दो टेस्ट, टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 20 के बाद जो है हम 5 यूनिट का टेस्ट लेंगे, ये दो दो टेस्ट होंगे। तो या फिर 4 टेस्ट ये हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और फिर इसके बाद 5 टेस्ट आपके एफएलटी के रूप में होंगे, 29 हो जाएंगे। देन उसके बाद लगातार जो है एफएलटी करते रहेंगे जब तक कि हमारी परीक्षा नहीं आ जाएगी। तो आप ये सब जो प्राप्त करने के लिए वहाँ से जुड़िएगा। डेली जो है अभी टेस्ट होता है वहाँ पर, शाम को भी होता है, संडे रिवीजन टेस्ट होता है। चलिए अब अपने हम क्लास की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं इस क्लास में क्या क्या जो है हम करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा हमारा सिस्टम क्या रहता है, हम किस प्रकार से जो है इसको पूरा करते हैं। हमारा तरीका क्या है कि जो हमारी क्लास की विशेषता कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेली का एक टारगेट डिसाइड करते हैं। और इस टारगेट में जो है प्री के लिए भी होता है, प्री के लिए भी होता है और मेंस के लिए भी होता है। दोनों प्री और मेंस के लिए दोनों होता है। साथ ही साथ इसी प्री में जो है जीएस लेवल के जो अन्य लोग हैं वो शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जीएस तो क्या होता है, जीएस होता है। फिर इसके बाद जो हम जो टॉपिक होते हैं उनको क्या करते हैं, क्लास के माध्यम से या आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से कवर कर सकते हैं। और ये मेंस के संदर्भ में अगर बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं तो हम क्या करते हैं, आंसर राइटिंग की क्लास करवाते हैं, जैसे कि ये भी आपके सामने हो रही है। और आदर्श और मानक मॉडल आंसर जो है आपके सामने जो है उपस्थित करते हैं, साथ ही साथ बताते हैं इसमें क्या कमी है, कितने नंबर मिल सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है आंसर राइटिंग हो रही है। आज का टॉपिक जो है गुप्तोत्तर काल से संबंधित है और जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष ध्यान देते हैं। कह देते हैं कि भाई ये स्टार क्वेश्चन है, आ सकता है, यानी ये पूर्ण संभावना। वैसे मोस्ट प्रश्नों पर भी जो है हम नज़र रखते हैं। हालांकि भाई
क्या होता है है तो बहुत कुछ, लेकिन जो चीज़ें बार-बार आ रही हैं उन्हीं को हम मोस्ट कह देते हैं। पाठ्यक्रम और पैटर्न पर पूर्ण ध्यान देते हुए क्या कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। कॉपी चेक करने की भी व्यवस्था है, आप जुड़ सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दूँ, अगर यह संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कॉपी चेक करना, चूँकि आप जानते हैं एक आदमी सब कुछ कार्य नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन आपको टारगेट और जो है आपकी कॉपी भी चेक होती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे आपकी 10 कॉपियाँ आई तो उनमें से 1 कॉपी चेक कर दी जाएगी कि आपकी जो है कहाँ पर कमी है, ये बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जब ये शुरुआती लेवल पर है तो सभी कॉपी चेक होगी। चलिए अब चलते हैं अपने जो है क्लास की ओर बढ़ते हैं और जो है एक चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास में जो है सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, और पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, और इस जो ये डेली का टारगेट आपने देखा कि नहीं देखा, जैसे आज का ये टारगेट है वो क्या क्या है। आज के टारगेट में जो गुप्तोत्तर काल का जो हमारा टॉपिक है, लेटर जो है गुप्त पीरियड का टॉपिक है, इसमें हमारे क्या रहते हैं, 5 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 2 मार्कर रहेंगे। 5 क्वेश्चन 2 मार्कर, और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 6 मार्कर रहेंगे, और एक क्वेश्चन जो है आपका 10 मार्कर रहेगा। ये हमारे क्या है, क्रम रहता है चलने के लिए। और जिसमें जो ये है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, हेनसोंग है, शशांक है, देवदासी प्रथा है, मीरभोज है और वाणभट्ट है। देन इसके बाद में जो है ये आपके 6 नंबर वाले प्रश्न है। एक है आपका हेनसोंग के भारत का वर्णन कीजिएगा, और पल्लव कालीन मंदिर स्थापत्य को समझाइए, चोल कालीन स्थानीय स्वशासन को समझाओ। चलिए हम एक एक पर चर्चा करते हैं और देखते हैं। ह्वेन की बात की जाए, सबसे पहले आपके सामने ह्वेन तो ह्वेन कौन था, एक चीनी बौद्ध यात्री था। आप जानते हैं कि राजा हर्षवर्धन के समय पर, जब गुप्तोत्तर काल में देखते हैं तो हर्षवर्धन के समय पर एक चीनी बौद्ध यात्री आया था, जैसे कि ये आपके सामने दिख रहा है। और इसका यहाँ पर आने का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था, चूंकि आप जानते हैं कि इसके पहले भारत में जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। और उदय होने के बाद जैसे महान सम्राट अशोक की बात करें तो अशोक हुआ। अशोक के बाद जो है कौन, कनिष्क हुआ। ऐसे इन शासकों ने बौद्ध धर्म का क्या किया, समर्थन किया। न सिर्फ समर्थन किया, इनका जो क्या किया, प्रचार प्रसार भी किया। तो इनका जो है प्रसार भी कई देशों में करवाया गया। इस प्रसार के पश्चात जो है इसकी चर्चा जो है कई देशों में पहुंचे। तो उसी प्रकार से चर्चा जो है आपके चीन में भी पहुंचा। और चीन का एक व्यक्ति जिसका नाम है ह्वेनसोंग, ये भारत के ग्रंथों का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत में आता है। और इस समय पर जो राजा हुआ करता था वो हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था भारत में। किसका शासन हुआ करता था, हर्षवर्धन का शासन। और ये समय जो है 623 ईस्वी का क्या रहता है, समय रहता है। ये अध्ययन करता है और अपनी जो पुस्तक है, एक इसकी पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की, उसमें क्या करता है, भारत की तात्कालिक दशा का वर्णन करता है कि यहाँ की क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। इन सभी बातों की क्या करता है, वो चर्चा करता है और अपनी इस पुस्तक में जो क्या करता है, उल्लेखित करता है। अभी हम बड़ा प्रश्न जब लेंगे, ये 6 नंबर वाले प्रश्न में इसको और ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, आ चुका है हेनसोंग, कई बार 2 नंबर में पूछा गया, 3 नंबर में भी, और अब आने की संभावना है 6 नंबर में। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, हेनसोंग के ऊपर जो है आपको आपकी शब्द सीमा होती है, वो शब्द सीमा कितनी रहती है, 10 शब्द जो है इसके लिए एमपीपीएससी द्वारा मांग की गई है। और जो है इसके लिए समय, आप अधिकतम समय 50 सेकंड का समय ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं, क्योंकि 10 सेकंड का समय मैंने इसको लिए समझने को छोड़ दिया है, पढ़ने के लिए छोड़ दिया है कि आप इसके अंतर्गत क्या क्या सोच सकते हैं। और इतना आपको प्रश्न समय देना होगा, अगर आप नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई बटन दबाया सब कुछ एकदम से लिख गया, तो थोड़ा सा जो है दिमाग का भी प्रोसेस करना होता है। तो 10 सेकंड इसके लिए आपको, 50 सेकंड में आपको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे कि जो ह्वेनसोंग था हर्षकालीन चीनी बौद्ध यात्री था। इस प्रकार से आपको जानकारी देना है कि एक इस प्रकार से शब्दों का चयन करना है कि एक लय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करें। अब इसमें अगर बात करूं मैं, इस फैक्ट में क्या क्या जानकारी दी हुई है कि ये हर्ष के समय का चीनी बौद्ध यात्री है। क्या है, हर्ष के समय का है, एक जानकारी ये है। दूसरा किस देश का है, चीन का है। और तीसरा कौन था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित यात्री था, जो मतलब यहाँ पर आया था। और कब आया हुआ था, 323 ईस्वी में जो है आया हुआ था। आपको इतनी जानकारी देने का प्रयास करना है। प्रयास करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर प्रश्न में इसी प्रकार की दीजिएगा, लेकिन अधिकतम कोशिश से ऐसे ही करिएगा। जब आपको चीज़ें सब कुछ याद हो जाएंगी तो आप ऐसे ही करेंगे। तो हर्षकालीन चीनी बौद्ध यात्री था, एक लाइन में आपने 4 जानकारी बता दी। फिर आप बताएंगे कि भाई जब ये चीनी यात्री था और भारत आया हुआ था किसके समय पर, हर्ष के समय पर, तो कुछ ना कुछ इसका उद्देश्य होगा, कोई ना कोई आने का उद्देश्य होता ही है।
उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों का क्या करना? अध्ययन करना। बौद्ध धर्म से संबंधित उनके जो ये दार्शनिक पक्ष को जानना चाहता था ये व्यक्ति कि वास्तविकता क्या है, उनकी दार्शनिक पक्ष को जानना चाहता था। और जो है इसकी जानकारी जो भी इसने भारत में देखा, समझा, सुना, उसको कहाँ पर लिखा हुआ था? सीयू की जो है इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में या इसका यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं इसको, लेकिन यात्रा वृत्तांत में आप जहाँ 3-4 शब्द लिखेंगे, 3 शब्द लिखेंगे, वहाँ पर जानकारी आप लिख कर के सीयू की लिख सकते हैं कि सीयू की में जो है इसकी जानकारी मिलती है, या फिर भारत की जो भी जानकारी को संकलित किया इस पुस्तक में लिखता है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? शशांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शशांक की। तो थोड़ा सा एक बात और, मैं ये चाहूँ चीज़ें तो बहुत अच्छे एनिमेशन से भी आपके सामने दिखा सकता हूँ कि मतलब एक एक करके चीज़ें आई क्रम क्रम से, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब जो है एक दिखावे के लिए होता है, और दिखावा मेंस में नहीं चलता है, मेंस में यहाँ वास्तविकता चलती है, क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से हट करके एक जो है वास्तविक कॉन्सेप्ट पर जाने का प्रयास कीजिएगा। अब है आपके पास में अगला प्रश्न है शशांक। शशांक कौन था? जब भारत में गुप्तोत्तर काल आता है, कौन सा काल आता है? गुप्तोत्तर काल आता है, तो गुप्तोत्तर काल में एक राजा तो रहता है हर्षवर्धन। हर्ष रहता है जो काफी हद तक जो है एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है, परंतु बंगाल क्षेत्र में, कहाँ पर? बंगाल क्षेत्र में पालों की सत्ता के बाद क्या किया गया? यहाँ पर जो है हिंदू धर्म की, जो सनातन धर्म की स्थापना होती है, मेरा कहने का आशय ये है सनातन धर्म की, उसका प्रचार प्रसार करने वालों की स्थापना होती है, और व्यक्ति कौन था? शशांक था, जिसका समर्थन करता था। इसके पहले पालों का शासन था, यहाँ पर किसका था? पाल वंश का शासन था, परंतु ये लोग क्या थे? ये बौद्ध धर्म को क्या किया था? बहुत प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से ये लोग जो है समर्थन करने वाले लोग थे। अब यहाँ पर क्या हुआ? शशांक का जो है हुँ, उदय होता है, और इसने गोंड वंश की स्थापना की थी बंगाल में। कौन से वंश की? गोंड वंश की स्थापना की हुई थी, और उसी का संस्थापक था। इसने जो इतिहास में जाना जाता है, ये जो है बौद्ध धर्म को इतना वो करता था, इसके रोकना चाहता था कि इसने जो गौतम बुद्ध का बोधि वृक्ष था, उसको क्या कर दिया था? इसने कटवा दिया था। किसने? शशांक ने। शशांक जो है शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था, ध्यान रखिएगा। कौन से धर्म का? शैव धर्म का जो है ये कट्टर अनुयायी था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या क्या इसके पीछे जो है चीज़ें हम लिखेंगे। तो इसमें जो हम चीज़ें लिखेंगे, तो पहली जो आपकी बात लिखना है वो होगी बंगाल का गोंड वंशीय शासक था। कौन? शशांक जो है बंगाल का गोंड वंशीय शासक था, और संस्थापक भी था, यानी कि गोंड वंश का संस्थापक भी था। इसने क्या किया था? ये आपका शशांक है, हालांकि ये वास्तविक इमेज नहीं है जो एक शासक के रूप में इंडिकेट की गई है। इसने क्या किया था कि एक मालवा का शासक था। कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था, और मालवा के शासक का नाम था देवगुप्त। क्या नाम था? मालवा के शासक का नाम था देवगुप्त। उसके साथ में मिलकर जो हर्षवर्धन के बहनोई थे, यानी कि जो राज्यश्री थी हर्षवर्धन की बहन, क्या नाम था? राज्यश्री। राज्यश्री, तो इसके जो पति थे उनका नाम था ग्रहवर्मा। क्या नाम था? ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा का शासन कहाँ पर हुआ करता था? कन्नौज में शासन होता था। हर्षवर्धन का शासन कहाँ पर था? हर्षवर्धन का शासन जो था वो आपका पेशावर, यानी कि जो पेशावर के आसपास में था, हरियाणा थानेश्वर में था। कहाँ पर था? थानेश्वर हरियाणा में था, और इनका शासन जो है कन्नौज में था। तो शशांक ने मालवा के शासक देवगुप्त के साथ मिलकर के क्या कर दिया था? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी, यानी कि कहीं ना कहीं ये हर्षवर्धन को चुनौती के रूप में जो है प्रस्तुत किया हुआ था। तो इस प्रकार से ये ग्रहवर्मा की हत्या था, कन्नौज पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ये व्यक्ति जो शशांक था शैव धर्म का अनुयायी था, और इसने बोधि वृक्ष को क्या कर दिया था? कटवा दिया था। तो इस प्रकार से हमारे ये दो प्रश्न हो गए। मुझे लगता है ये जानकारी जो लिखी हुई है मिटा देना चाहिए, ताकि आप जो है जब आपको पीडीएफ प्राप्त हो तो उसमें जो है क्लियरिटी रहे। तो मैंने ये सब कुछ मिटा दिया है। चलिए हम अगली बात करते हैं, और अगला हमारे पास में प्रश्न है कि देवदासी प्रथा। तो ये 2 नंबर का आपके सामने प्रश्न है, देवदासी प्रथा। इसे आप जो है क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक समझेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। जब हम देवदासी प्रथा की बात करते हैं, तो ये आप एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, मैं इसके माध्यम से जो है देवदासी प्रथा को समझाने का क्या करूँगा? प्रयास करूँगा। तो देवदासी प्रथा जो है प्राचीन काल में देखिए, सबसे पहले अगर इसकी जानकारी की बात की जाए, तो इस शब्द का जो है उल्लेख जो है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, उसमें क्या मिलता है?
देवदासी समझना ध्यान से, जो है मेंस है, आपको जरूरी नहीं कि यही कई प्रश्न आ जाए। अगर आप इन चीजों को समझेंगे, जोड़ पाएंगे, तो न जाने कहाँ से कहाँ शब्द जोड़ पाएंगे। जोड़ना बहुत जरूरी होता है मेंस में। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इसमें सबसे पहले क्या मिलता है, ये देवदासी शब्द का उल्लेख मिलता है। हालांकि प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन देवदासी शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? इसमें मिलता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की पुस्तक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, कुछ पुराण ग्रंथ हैं। क्या है? पुराण ग्रंथ हैं। और पुराण ग्रंथ में देवदासी, ध्यान रखना, ये 6 नंबर में, 11 नंबर में प्रश्न हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो पुराण जो है, जब ये चीजें सही समझ लोगे तो आप जो है वहां पर लिख पाओगे। एक है आपका मत्स्य पुराण, क्या हो सकता है? एक है आपका मत्स्य पुराण नामक ग्रंथ है। और जो दूसरा ग्रंथ है वो है आपका, एक मत्स्य पुराण है और एक है, एक पुराण और है जो है, एक सेकंड मुझे समय दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, पुराणों में जानकारी मिलती है, शब्द का उल्लेख अर्थशास्त्र में, और पुराण में क्या कहा गया है। मत्स्य पुराण है, एक पुराण और है कोई, उसका मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और तो उस मत्स्य पुराण के साथ साथ एक पुराण जो, और उसमें उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है, इनमें कहा गया है कि जो लोग क्या करते हैं, कन्याओं को, कन्याओं को मंदिर के लिए दान करते हैं। क्या करते हैं? कन्याओं को विष्णु के लिए या विष्णु की सेवा में दान करते हैं, भगवान विष्णु की सेवा में दान करते हैं। उन लोगों को क्या होती है? विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। क्या होती है? विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा क्या लिखा हुआ है? पुराण में लिखा हुआ। कौन से पुराण में? एक मत्स्य पुराण है और एक ये आपके सामने लिखा हुआ, मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, भविष्य पुराण में। मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में जो है, इनमें ऐसी जानकारी मिलती है कि जो कोई क्या करता है, कन्याओं को मंदिर के लिए दान करता है, उन्हें क्या होती है? विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे समाज में जो है, जो समाज का दुर्बल वर्ग था, वो क्या करने लगा, मंदिरों में जो है कन्याओं को दान करने लगा, कन्याओं को दान करने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ, और दूसरा कारण क्या था कि जो है लोग मंदिरों में कन्याओं को दान कर देते थे, उसे क्या कर सकते हैं, गरीबी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गरीबी या आर्थिक तंगी कह सकते हैं। विवाह इत्यादि से खर्चों को बचने के लिए, और जो है इसे इधर से लाभ भी हो जाएगा, इधर से जो है दुख भी खत्म हो जाएगा। दोनों के कारण जो है कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपका जो है इनको ऐसा किया जाने लगा। परंतु शुरुआती लेवल पर ठीक ही थी यह प्रथा जो थी, देवदासी प्रथा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि देवताओं की दासी। अब ये दासी का कार्य क्या होता था, कन्या कहाँ पहुंच गई, ये कन्या जो है मंदिर में पहुंच गई, और मंदिर के राजकोष से जो है, इसमें जो है कुछ पैसे कन्या के माता पिता को दिए जाते थे, और इनके रहने खाने इत्यादि की व्यवस्था क्या होती थी, जो है ये मंदिर के राजकोष से ही की जाती थी। इनका कार्य क्या होता था? इनका कार्य होता था वह देवताओं की क्या करना, सेवा करना, देवताओं की सेवा करना, और उनके समक्ष क्या करना, नृत्य करना इत्यादि। आज जो आप ये देख पा रहे हैं भरतनाट्यम वगैरह, जो कहीं न कहीं इसी का थोड़ा-सा विकसित रूप है। याद रखिएगा, जितनी भी देवदासियाँ होती थीं, इनकी 99% जो है देवदासियाँ समाज के कमज़ोर वर्ग की होती थीं। समाज के कमज़ोर वर्ग की होती थीं। संभ्रांत प्रांत वर्ग जो होता था, उसकी 1 भी परसेंट लड़की का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। कहाँ? तमिल साहित्य में, खास तौर से तमिलनाडु में ज़्यादा प्रचलित थी। तमिल साहित्य में, तमिल साहित्य में इनकी जानकारी सिर्फ़ जो है समाज के निम्न वर्ग की देखने को मिलती है। तो क्या इसका मूल्यांकन, इस प्रश्न का आप समझ पाए? आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा अब इसका मैं रूप बताना चाहता हूँ, जो है गिरा हुआ रूप बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो है एक व्यक्ति है कालिदास। क्या है? एक व्यक्ति है कालिदास। ये भी क्या है, जानकारी देते हैं कि जो महाकाल मंदिर होता था, क्या होता था, महाकाल मंदिर उज्जैन का, यहाँ पर भी जो देवदासियों की चर्चा देखने को मिल जाती है। अब ये तो हो गई चर्चा की बात। आगे चलते शुरुआत में जो ये देवदासियां होती थी, कार्य कर रही थी, रहती थी, परंतु इनको जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग के पश्चात जब ये क्या हो जाती थी, ट्रेनिंग में निकल जाती थी, तब इन्हें मंदिरों में जो है बुलाया जाता था। आगे चल करके क्या हुआ, हमारे समाज में जो है इसका जो है बिगड़ा हुआ रूप सामने आया। जब ये कन्याएं जो है एक बड़ी मात्रा में, ये के व्यापक स्तर पर यह कार्य होने लगा, तो जो मंदिर के
जो मंदिर के क्या होते थे, वहाँ के संचालक होते थे, संचालक कहिए या वहाँ के जो मैनेजर होते थे, उनके द्वारा क्या किया जाने लगा, इनका शोषण किया जाने लगा। अब इसमें जो है कम उम्र की लड़कियों को प्राथमिकता दिया जाने लगा, जो मतलब खूबसूरत हैं उनको और ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी। आगे चल कर के क्या हुआ, यही जो महिलाएँ होती थीं, जो कन्याएँ होती थीं, यह राजा तथा जमींदारों के राजा तथा जमींदारों के राज दरबार में नृत्य करने के लिए जाने लगे। क्यों? क्योंकि मंदिर का जो संचालक होता था, वो कहीं न कहीं राजा से संबंधित होता था, क्योंकि राजा के राज्य में अगर संचालक उसकी बात नहीं मानेगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर यह जो है राजा और जमींदारों के नृत्यों में जाने लगी। इसके बाद जो है, ये क्या हो गया, एक मतलब भ्रष्ट आचरण वाली व्यवस्था हो गई और यह प्रथा जो है अपने मूल रूप से भटक गई। ये यूँ मानिए कि यहाँ पर जो है महिलाओं का शोषण होने लगा था। देखिए, वास्तविकता को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप जाति, धर्म, लिंग इत्यादि से ऊपर उठ कर के एक अधिकारी बनने वाले हैं। इन सब से होकर एक इंसानियत के नाते जो है समझने का प्रयास करिएगा। आप जो है देखेंगे, अभी वर्तमान में बहुत सारे मुद्दे चलते रहते हैं, तो हर व्यक्ति का अपना-अपना विचार होता है। लेकिन आप जो है एक समझदार व्यक्ति की तरह हमेशा जो है अपने निर्णय को लीजिएगा और उसमें जब कोई भी व्यक्ति कहे कि आपका विचार क्या है, तो एक जो है सार्वभौमिक विचार होना चाहिए आपका कि किसी का पक्षपात करने वाला अपनी व्यक्तिगत राय को सबके सामने कभी मत रखना। ध्यान रखना, व्यक्तिगत राय को व्यक्तिगत ही रखना और जब सार्वजनिक मुद्दों पर आपको डिसीजन करना हो, तो वहाँ पर सभी का हित देख कर के डिसीजन करना होता है। तो ये व्यवस्था क्या हो गई, आगे चल कर के जो है अपने मूल रूप से भटक गई। चलिए अब इसमें हम लिखते हैं, मैंने इसको इसलिए बताया है क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में भी देवदासी प्रथा पूछ ली जाती है, तो आप जो है तैयार रहिएगा हर आयाम से। साथ ही साथ अगर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कोई जो इंटरव्यू देती हैं, तो उनसे अगर वो धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, वो पूछा जाता है कि आप जैसे तो इंटरव्यूअर को लगता है ऐसा कि धार्मिक कृत्यों में काफ़ी इसका विश्वास है, तो निश्चित रूप से इसके जो है क्या पूछे जाते हैं, विभिन्न आयाम पूछे जाते हैं। तो आप और गहराई से इन्हें पढ़ेंगे अगर आप जो है हिंदू धर्म से हैं, महिलाएँ हैं और नृत्य में शौक रखते हैं, तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। आप इसकी कमियाँ भी जो है अलग से पढ़िएगा और क्या ये वास्तविकता क्या थी, इसमें तर्क-वितर्क करना सीखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, देवदासी प्रथा की बात करते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत की क्या थी, एक प्रथा थी, धार्मिक प्रथा थी। ये शब्द ज़रूरी है लिखना। जानकारी कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण और वैश्य पुराण में देखने को मिलती है। आप और बता सकते हैं, अर्थशास्त्र, कालिदास इत्यादि द्वारा, तमिल साहित्य इनमें भी मिलती है। कन्याओं द्वारा मंदिर में नृत्य तथा देव सेवा का कार्य किया जाता था। यानी कार्य क्या होता था कन्याओं का? तो मंदिर में नृत्य तथा देव सेवा का कार्य किया जाता था। अब बात करते हैं मिहिर भोज की। तो मिहिर भोज की जब हम बात करते हैं, तो मिहिर भोज व्यक्ति जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का एक क्या था, सबसे महानतम शासक था। जो गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ था, सबसे महानतम शासक था और जो है इसने एक कार्य करवाया हुआ था, ग्वालियर प्रशस्ति। क्या? ग्वालियर प्रशस्ति जो है इसी के द्वारा लिखाई गई थी। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? उपलब्धियां होता है। तो ग्वालियर प्रशस्ति एक प्रकार का अभिलेख है। इसकी उपाधियाँ थी, देखिएगा, प्रतिहार वंश का महान व प्रतापी शासक था। इसने कौन-कौन सी उपाधि ले रखी थी? ये आपके आदि वराह की उपाधि और प्रभास की उपाधि ली हुई थी। यह शैव धर्म का जो है व्यक्ति क्या था? शैव धर्म का उपासक था। इसकी जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है और सुलेमान नामक जो है, ये सुलेमान नामक जो इटली का यात्री था, शायद वह इतालवी यात्री था, इसके द्वारा भी जानकारी दी जाती है। इसे जो है उत्तर भारत का सबसे खतरनाक शासक या सबसे बड़ा शासक बताया जाता है। ये प्रश्न एमपीपीएससी प्री में भी आ चुका है कि सुलेमान किसके समय पर भारत में आया था? तो मिहिर भोज के समय पर। ध्यान रखना, एक एमपीपीएससी का प्रश्न है कि भोज प्रथम की उपलब्धियां लिखिए। भोज प्रथम की उपलब्धियां लिखिए, मेंस का प्रश्न है। लेकिन इसमें कई लोगों ने इसे राजा भोज समझा, तो कई लोगों ने मिहिर भोज समझा था। तो ध्यान रखिएगा, जब भोज प्रथम की बात करता है तो वो कौन है? मिहिर भोज ही है। ये प्रतिहार वंश का मिहिर भोज है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला हमारा पांच है, जो 2 नंबर का लास्ट प्रश्न है, वो है बाणभट्ट को लेकर के। तो बाणभट्ट जो ये क्या थे? ये बाणभट्ट हैं, एक जो है कवि थे और यह राजा हर्ष के दरबार से संबंधित थे और इनके द्वारा जो है कई पुस्तकों की रचना की गई थी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। 3 जने हर्षकालीन दरबारी विद्वान थे। रचना इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी? हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की गई थी। हर्ष को उत्तर भारत का स्वामी कहा हुआ था। तो उत्तर भारत का क्या कहा था? स्वामी कहा था। किसने? इसने, जो ये व्यक्ति बाणभट्ट। एक फैक्ट और अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, इसमें जो है इसके आधार पर जो है क्या किया गया है,
जो मध्य प्रदेश में सोन परियोजना है, सोन नदी पर जो बांध बना हुआ है, उसका नाम क्या है? वाण सागर परियोजना है। क्या है? वाण सागर परियोजना इसी के नाम पर है। तो वाण सागर परियोजना किसके नाम पर है? तो ये आपकी जो है बाणभट्ट के नाम पर ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे पास में जो है 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर का प्रश्न है और एक बात जो आपको लगता है कि प्रश्न जो है बड़े लिखे होंगे, तो ध्यान रखिएगा, मैंने 100% एमपीपीएससी के मानकों को ध्यान में रखते हुए लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सबसे पहले जो है कॉपी लिखता हूँ, अपनी जो मेरी आंसर राइटिंग की कॉपी होता है उसमें लिखता हूँ और फिर वही उत्तर जो कि तो यहाँ पर जो है क्या कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। तो ये इस चक्कर में मत रहिएगा कि ज़्यादा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा 100% शब्द सीमा को पालन करते हुए मैंने लिखा है, तो इसको आप टेंशन मत लीजिएगा। अब बात करते हैं ह्वेन सॉन्ग के भारत है वर्णन पर टिप्पणी कीजिए कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो एक ह्वेन सॉन्ग था चीनी बौद्ध यात्री, कौन था? ह्वेन सॉन्ग क्या था? एक चीनी यात्री था और ये क्या आता है, राजा हर्षवर्धन के समय पर भारत में आता है और अपनी एक पुस्तक लिखता है। उस पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की जो है इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। और इस पुस्तक में क्या करता है, भारत के बारे में क्या देता है, जानकारी लिखता है तात्कालिक भारत में कि भारत कैसा है, भारत में क्या क्या है, वो जानकारी आपको क्या करनी है, बतानी है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे आप, एक लाइन में जो है परिचय बताएंगे। क्या बताएंगे? परिचय। फिर आंसर की क्या होगी, मुख्य बॉडी होगी और अंत में एक लाइन का आपका क्या होगा, निष्कर्ष होगा। इस प्रकार से आपको आंसर बताना है। देखिएगा, आपके सामने प्रश्न है कि ह्वेनसोंग कौन था? तो ह्वेनसोंग एक चीनी बौद्ध यात्री था जो 623 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय पर भारत आया तथा तात्कालिक भारत की जानकारी, इसे आप इन्वर्टेड कॉमा में भी क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सीयू की में प्रस्तुत जो है संकलित की, जो की जानकारी क्या है, निम्न प्रकार क्या है। आपको यहाँ पर एक एक करके 5-6 जानकारी दे देनी है। सबसे पहले देखिएगा, वह क्या कहता है, ह्वेनसोंग कहता है भारत अर्धचंद्राकार का देश है। वो इसकी जगह पर ये शब्द का प्रयोग करता है इन सीटू आकार का देश है। तो इन सीटू का मतलब ये होता है, चीनी भाषा का शब्द है, अर्धचंद्राकार देश है, अर्धचंद्राकार प्रकृति का देश है। और फिर क्या कहता है, वह कहता है कि भारत ब्राह्मणों का देश है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस समय पर समाज में जो 4 वर्ण थे, उनमें से जो सर्वोच्च यानी कि जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो कौन सा था, ब्राह्मण वर्ण का था। तो ये क्या कहता है, ह्वेनसोंग कहता है ब्राह्मणों का देश है कौन, भारत है। इसके आगे भी क्या कहता है कि वह कहता है प्याज लहसुन का जो है ब्राह्मणों द्वारा जो है उपयोग नहीं किया जाता है, ये भी कहता है। हर्ष को शिलादित्य कहा था, ध्यान रखिएगा। वह ये कहता है कि हर्ष जो है यहाँ का राजा है, उसको हर्षवर्धन के रूप में नहीं उल्लेख करता है, वो कहता है यहाँ का राजा जो है शिलादित्य है और वह किस जाति का है, वैश्य जाति का है, ऐसा भी उसके द्वारा लिखा जाता है। वह क्या कहता है, सिंचाई हेतु रहट का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? रहट का जो है प्रयोग प्रयोग किया जाता था। रहट क्या होता था? घटी यंत्र। ये आपका घटी यंत्र जो है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, उसमें इमेज में तो मिल जाएगी आपको, मैंने यहाँ पर लगाने को भूल गया। इस प्रकार से जो है एक जो किया जाता था और इसमें जो है बहुत सारे डब्बे ऐसे बांध दिए जाते थे गुच्छा प्रकार के, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से डिब्बे लगा दिए जाते थे, इस प्रकार से। अब यहाँ से एक जो है चैन बना करके इसके पीछे जो है पशु बांध दिए जाते थे। तो पशु जैसे गिर गिर घूमते थे, तो ये डिब्बे भी क्या है, कुएं में जाते थे और यहाँ से जो है कुएं का पानी भर जाता था। ये चैन लगातार चलती थी, यहाँ से नाली बना दी जाती थी, नाली में पानी लगातार गिरता रहता था। तो ये क्या होता था, एक घटी यंत्र होता था। मतलब इसमें कई सारे जो है लोहे के जो डिब्बे बांध दिए जाते थे और चैन के माध्यम से जो है लगातार ये चलती रहती थी। इसमें पशुओं का प्रयोग किया जाता था, जैसे बैल होते थे, देखना आप इसको देखने को मिल जाएगा। तो इसका प्रयोग किया जाता था। हेनसोंग कहता है कन्नौज की धर्म सभा था, प्रयाग की महामोच परिषद का भी क्या करता है, वो जिक्र करता है। ये दोनों ही किसने करवाई हुई थी, कन्नौज की धर्म सभा और प्रयाग की महामोच परिषद। क्या होता है कि जैसे ही कन्नौज का जो शासक होता है ग्रह वर्मा की हत्या हो जाती है, तो हत्या होने के पश्चात में क्या है, जो राज्य हर्षवर्धन था वो अपनी बहन राज्यश्री के यहाँ पर आ जाता है और यहीं पर शासन करने लगता है।
बौद्ध धर्म का कार्य करता है। कन्नौज में हर साल धर्म सभा का आयोजन करवाता था और प्रयाग की महामोच परिषद का यहाँ भी जो है मेले टाइप के लगवाता था। कौन? हर्षवर्धन। तो इनका भी वर्णन किया हुआ है किसने? आपके हेन सॉन्ग साहब ने जो है इसका वर्णन किया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप और चाहें, क्या यदि आप और इसकी जानकारी देना चाहते हैं तो एक ये उसका भी वर्णन करता है। एक ये बताता है, डाकुओं का वर्णन करता है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि इसको जो है डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। तो ये कहता है कि भारत में डाकू है भाई। तो ये जब आ रहा था तो इसको डाकुओं द्वारा लूट लिया गया था। तो इनकी भी क्या करता है, चर्चा करता है कि जो है चोरी होती है और जो है डाकू की चर्चा करता है। इसके अलावा ये मंदिरों का भी उल्लेख करता है, जैसे कि मुल्तान के मंदिर का उल्लेख किया हुआ है। लेकिन आप जो है क्या है, इतनी ही जानकारी दे पाएंगे, वहां पर आपके पास में ज़्यादा स्पेस नहीं होगा। अब निष्कर्ष बताएंगे कि अतः वेन सॉन्ग का भारत वर्णन हर्षकालीन भारत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इतना ही आप निष्कर्ष बता पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मेरी कॉपी ही फुल भर गई थी इतने में। वहाँ मैं लिमिटेड कॉपी जो है फिक्स कॉपी का उपयोग करता हूँ, जैसे कि MPPSC ने दी हुई है, उसी के अनुसार जो है यहाँ पर आंसर भरते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, शायद आपको कम चीज़ें दिख रही होंगी तो थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ाइएगा, या फिर यहाँ जूम करने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, या फिर आप अभी समझ लीजिएगा, फिर थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या फिर आप बात की PDF से पढ़िएगा। प्रश्न है, पल्लवकालीन मंदिर स्थापत्य को समझाइए। देखिए, जो दक्षिण भारत में क्या हुई थी, जो मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ था कहाँ पर, दक्षिण भारत में, तो उसकी जो नींव रखी गई थी जो है शुरू में पल्लव शासकों ने ही रखी थी। और पल्लवों के समय पर ही क्या है, ये मंदिर जो है चरम विकास पर पहुंच गए थे, चरम विकास पर पहुंच गए थे। तो सबसे पहले क्या होते थे, गुफा मंदिरों का निर्माण किया जाता था। गुफा के बाद क्या है, रथ मंदिरों का निर्माण किया गया। फिर जो है इसके बाद स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण किया गया। और स्वतंत्र मंदिरों के बाद में जो है आपके भव्य संरचना वाले मंदिरों का निर्माण किया गया, यानी कि विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया, भव्य संरचना वाले मंदिरों का निर्माण किया गया। तो ये क्या था, इनका विकास क्रम था। इसमें 4 शासकों का योगदान है मुख्यतः। कितने शासकों का योगदान है इसमें? 4 शासकों का योगदान है। सबसे पहले बात करूं तो एक है महेंद्र वर्मन। कौन था? एक था महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने, इनके नाम पर ही शैलियां विकसित हुई थी। और फिर है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम था। और नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद फिर है आपकी राज सिंह, और राज सिंह के बाद में है आपका नंदी वर्मन। कौन था? नंदी वर्मन। ये 4 शासक हैं जो मंदिर के निर्माण में योगदान दिया है, मंदिरों की शैलियों को विकसित करने में, और कुछ ना कुछ इनके समय की विशेषता थी। चलिए हम जान लेते हैं। पहले परिचय देंगे, इसी प्रकार से आप टेबल में ही बताएंगे तभी पॉसिबल है, अन्यथा आप नहीं बता पाएंगे वहां पर, और आपका जो है एक अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। ये जो है बिना टेबल के संभव नहीं है। और ये आपका आपको पता चलेगा जब आप जो है एक चीजें लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे कि किस प्रकार से लिखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ याद हो। आपको याद है तो क्या मतलब होता है, अगर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो प्रेजेंटेशन का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। परिचय देखते हैं कि पल्लवकालीन शासन मुख्यतः मंदिर स्थापत्य के लिए जाना जाता है। विभिन्न शासकों के समय पर निम्न मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ था। कौन कौन सी हैं? मंदिर स्थापत्य की जो वास्तुकला की शैली है आपकी ये दी हुई है। पहली है महेंद्र वर्मन शैली, दूसरी है मामल्य शैली। मामल्य, तो ये यहाँ पर छोटा माँ आएगा, ध्यान रखिएगा। मामल्य एक ला जो यहाँ पर कटेगा। मामल्य शैली, मामल्य शैली, मैं यहाँ पर ऐसे काट देता हूँ। मामल्य शैली, फिर है आपकी राज सिंह शैली, फिर है आपकी नंदी वर्मन शैली। ये 4 शैलियां जो है आपकी हुआ करती थी। समय तथा शासक बताना है कि महेंद्र वर्मन शैली जो है 600 से लेकर 625 ईस्वी तक थी। और ये जो है महेंद्र वर्मन प्रथम शासक के समय पर हुई थी। मामल्य शैली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ सकती है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है एक प्रतापी शासक था। इसने जो है मामल्य की उपाधि धारण की हुई थी, और उसी के नाम पर ये शैली है। मामल्य का मतलब होता है मेहमान पहलो महान, महान पहलवान। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महान पहलवान, पहलवान, महान पहलवान इसका मतलब ही होता है मामल्ल का। और 625 से 647 तक ये जो है आपकी शैली थी, नरसिंह वर्मन प्रथम की हो जाएगी। और अभी इनकी विशेषता की बात करें
तो महेंद्र वर्मन द्वारा क्या करवाया गया था, गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। गुफा मंदिर क्या होते थे कि जो पहाड़ थे उन पहाड़ों में क्या करवा दिया गया, गुफा बनवाई गई और गुफा के अंदर जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया, उसे क्या कहा गया, गुफा मंदिरों का निर्माण। तो सबसे पहले क्या बने, गुफा मंदिर बने। अब इनका थोड़ी सा आगे के चल करके क्या हुआ, विकसित रूप आया और यहाँ पर रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। क्या करवाया गया, रथ मंदिर का निर्माण, मतलब कि एक जो है एकाश में पत्थर, मतलब एकाश मंदिर होते थे, जैसे एक बहुत बड़ी ये चट्टान है, क्या है कि बहुत बड़ी चट्टान है, इस चट्टान को मंदिर की आकृति में काटा गया और उस पर बना दिया गया। यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार के पत्थरों जोड़कर, जैसे वर्तमान में सीमेंट गारे का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं किया जाता था। एक बड़ी चट्टान को ही क्या कर लेते थे, काट लेते थे और उसी के अनुसार बनाते थे। पांडव रथ मंदिर की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, एकाश्म मंदिर के उदाहरण है पांडव रथ मंदिर के। इसमें जो है सभी पांडवों के रथ हैं, मंदिर हैं। जैसे कि सबसे बड़े की बात करें तो कौन है, धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा है। यानी कि धर्मराज जो रथ मंदिर है, धर्मराज रथ मंदिर है, ये क्या है, धर्मराज रथ मंदिर ये क्या है, सबसे बड़ा है। और जो द्रौपदी रथ मंदिर है ये क्या है, सबसे छोटा है। द्रौपदी रथ मंदिर ये क्या है, सबसे छोटा है। तो ये पांडव रथ मंदिर क्या है, एकाश में मंदिर के उदाहरण है मामल्ल शैली के। राज सिंह शैली 8वीं शताब्दी के शुरुआती समय पर विकसित हुई और ये शासक राज सिंह के समय पर हुई थी। इसमें क्या किया गया, स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण करवाया गया, मतलब कि अब एकाश में पत्थर नहीं, अलग अलग पत्थरों से जो है बहुत स्वतंत्र मंदिर बनवाए गए। और उदाहरण जो है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जो कांची है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसका उदाहरण है, राज सिंह शैली का उदाहरण है। नंदी वर्मन शैली की बात करें तो नंदी वर्मन के समय पर विकसित हुई थी। और यह जो है यहाँ पर क्या है, संरचना सुसज्जित बनाई जाने लगी, यानी कि यहाँ पर सौंदर्य की प्रधानता आ गई थी, सौंदर्य की जो है प्राथमिकता आ गई। स्वतंत्र और सुसज्जित मंदिर बनवाए गए। बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है ये भी आपका कहाँ पर है, कांची में है। इस जो है इनके क्या है उदाहरण है। ये जो रथ मंदिर है ये कहाँ पर पड़ते हैं, आपके महाबलीपुरम में पड़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं, महाबलीपुरम में। कई बार प्री में फैक्ट आ जाते हैं तो ये पूछ लेते हैं। तो चलिए आई होप आप निष्कर्ष बताएंगे कि इस प्रकार जो है पल्लवों ने द्रविड़ पल्लवों ने द्रविड़ स्थापत्य की नींव रखी, जहां गुफा मंदिर से भव्य संरचना वाले मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुझे लगता है समय कितना हो गया, एक बार देख लेना चाहिए क्या, जस्ट मिनट का समय, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। चलिए काफी समय लग चुका है, आपका जो है लगभग 37 मिनट का समय हो चुका है। अब ये है आपका चोलकालीन स्थानीय स्वशासन, आपका 11 नंबर का प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है पूरे चोल काल में, तो मेरा जवाब क्या होगा कि जो ये आपका है, यानी कि ये वाला प्रश्न है, जो स्थानीय स्वशासन है पूरे प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थानीय स्वशासन था, जो किसका था, चोलों का था। यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट था। जैसे वर्तमान में चुनाव होता है, सब कुछ होता है, वैसी ही प्रक्रिया थी, बिल्कुल मतलब विकसित प्रकार की थी। तो ये कई बार जो है एमपीपीएससी में ही नहीं, यूपीएससी और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न लगातार पूछा रहा है। आपका जो है ये बड़े प्रश्नों के रूप में आता है, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न है क्योंकि स्थानीय स्वशासन को समझाना है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इसी प्रकार से आंसर राइटिंग करिएगा। यकीन मानिएगा बेस्ट नंबर आपको मिलेंगे, मेरी गारंटी है। कि चोल प्रशासन अपने स्थानीय स्वशासन हेतु इतिहास में जो क्या है, प्रसिद्ध है, जिसकी जानकारी हमें ये देखिए, इतिहास में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहता है आपको ये बताना कि इतिहास से साक्ष्य देना बहुत जरूरी होता है, तो साक्ष्य दीजिएगा। तो स्थानीय स्वशासन की जानकारी परांतक प्रथम शासक का नाम है, परांतक प्रथम के, ये थोड़ा सा हटाइएगा, मैं शुद्ध लिख देता हूँ नीचे, उत्तर मेरु अभिलेख है। परांतक पृथक के उत्तर मेरु उत्तर मेरु अभिलेख से जो है क्या है, प्राप्त होती है। ये क्या हो जाएगा, आपका परिचय हो जाएगा। अब नीचे बताना है कि ये चोल शासक होते थे, इनकी जो स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी क्या थी, ग्राम सभा। और ग्राम सभा कितने प्रकार की थी, ग्राम सभा 3 प्रकार की ग्राम सभाएं होती थी। पहली कौन सी होती थी, आपकी पहली प्रकार की ग्राम सभा जो होती थी वो थी उर, और जो दूसरी प्रकार की ग्राम सभा थी वो थी नगरम, और जो तीसरी प्रकार की ग्राम सभा थी वो क्या थी, आपकी महासभा जो है तीसरे प्रकार की ग्राम सभा होती थी।
चलिए एक-एक करके अब इन्हें देख लेते हैं। इनमें से अगर बात करूँ ये तो सामान्य ही थी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है महासभा, ये क्या होती थी? जो ब्राह्मण गाँव होते थे, क्या होते थे? जो ब्राह्मण गाँव हुआ करते थे और ब्राह्मण गाँवों की क्या होती थी, जो ग्राम सभा होती थी उसे क्या कहते थे? महासभा कहते थे और यही वास्तविक शासन करती थी ग्राम सभा के रूप में ये होती थी, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले देते हैं वर्ग उर की बात करते हैं तो उर क्या है? ये साधारण वर्ग की क्या होती थी? सभा होती थी जो सामान्य प्रशासन का कार्य करती थी। नगरम की बात करें यह व्यापारिक वर्गों की सभा थी जो कि व्यापार तथा कर संबंधी कार्य करती थी। और जो अब महासभा है, महासभा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे प्राचीन काल में अगर मैं 2 क्वेश्चन छाँटूँ ना, तो एक चोलों का जो है ग्राम शासन हो जाएगा, ये स्थानीय स्वशासन, दूसरा जो है गुप्तों का स्वर्ण युग हो जाएगा। ये बहुत स्टार्ड क्वेश्चन है। महासभा की बात करते हैं, यह ब्राह्मण गाँवों की सभा थी कि जो सभी में क्या थी? सर्वप्रमुख थी, यानी जितनी भी सभाएँ होती थी ग्राम सभा उनमें से सर्वप्रमुख थी। महासभा की समितियों के माध्यम से क्या है? कार्य करती थी। ये महासभा होती थी, किसके माध्यम से कार्य करती थी? समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। इसकी कई समितियाँ होती थीं। कौन-कौन सी समितियाँ होती? जैसे प्रमुख समिति 1-2 की आप उदाहरण ले लीजिएगा, हालाँकि बहुत सी समिति थी। इसमें जो प्रमुख समिति है, उपवन समिति, न्याय समिति, एक होती थी तोट्टीवारियों समिति, तालाब समिति, इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार की समितियाँ होती थीं। उनके माध्यम से क्या करती थी? ये कार्य करती थी। अब ये महासभा की बैठक जो है तालाब अथवा बरगद के नीचे चौराहे पर जो है लगाई जाती थी। निर्वाचन की व्यवस्था कैसे होती थी? ये महासभा है तो इसके सदस्य बनने के लिए आपका चुनाव होगा, तो निर्वाचन की व्यवस्था कैसी थी? ध्यान रखिएगा। ताड़पत्रों के माध्यम से वोटिंग व्यवस्था होती थी और लॉटरी पद्धति के द्वारा क्या किया जाता था? चयन किया जाता था। लॉटरी पद्धति के द्वारा चयन किया जाता था। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था? सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। निर्वाचन संबंधी योग्यता की जब हम बात करते हैं, तो निर्वाचन संबंधी आपको जो है यहाँ का सदस्य बनने के लिए, महासभा का सदस्य बनने के लिए कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए थी? योग्यता होनी चाहिए थी। वो क्या है? सबसे पहली योग्यता होती थी गाँव का स्थानीय निवासी हो। क्या हो? गाँव का स्थानीय निवासी हो। आयु जो है उसकी 35 से लगा करके 70 वर्ष जो है होनी चाहिए। 35 से लगा कितनी हो? 70 वर्ष हो। वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का क्या हो? ज्ञाता हो, यानी कम से कम उसकी जानकारी होनी चाहिए। 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी होना चाहिए। जब इतनी योग्यता हो तो आप क्या बन सकते हो? महासभा का सदस्य बन सकते हो। लेकिन यह चीज़ें जो है समाज के संभ्रांत वर्ग के पास में ही होती थी, क्योंकि जहाँ समाज के एक हिस्से को संस्कृत पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो ब्राह्मण ग्रंथों का और वेद का ज्ञाता कैसे हो सकता था? इसे पूर्णतः लोकतंत्र नहीं कहेंगे। ये क्या हो जाएगी? इसकी कमी हो जाएगी। जब इसकी कमियाँ बताएँगे तो एक कमी ये निकाल कर के रखेंगे। अगली बात करते हैं, ये वो तो हो गई क्या? योग्यता हो गई। ये क्या है? आपकी अयोग्यता है। ये क्या है? अयोग्यता है कि मतलब ये चीज़ें नहीं होंगी तो काय हो जाओगे आप, जो है चुनाव नहीं लड़ पाओगे अगर ये चीज़ें होंगी आपकी। तो अयोग्यता के लिए क्या-क्या खास बातें थी? अगर कोई व्यक्ति 3 बार से ज़्यादा सदस्य बन चुका है तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। यदि चोरी के अपराध से दंडित किया गया है तो वह जो है अयोग्य हो जाएगा। समिति के आय व्यय का यदि हिसाब ना दे पाए तो भी क्या हो जाएगा? वह अयोग्य हो जाएगा। अब बताना है आपको, महासभा के कार्य बताना है, क्या काम करती थी महासभा? तो भूमि कर एकत्रित करना, सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत करवाना, सिंचाई हेतु जलाशयों की व्यवस्था, ग्राम पाठशालाओं का निर्माण, स्थानीय स्तर पर मुकदमों की सुनवाई करना। घबराइए नहीं, ये सभी चीज़ें आपकी 2 पेज में आ जाएँगी। मैंने जो है लिखा हुआ है, उसी का जो है यहाँ पर बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया है। अब बात करते हैं अगली, इसकी कमियों की बात कर लेते हैं। जब इतने आयाम देंगे तभी आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे। इनकी कमियाँ क्या हैं? निर्वाचन पद्धति पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं थी। समाज का समाज के यहाँ पर क्या लिखेंगे? समाज के समृद्ध वर्गों तक जो है क्या है? यह व्यवस्था सीमित थी। समाज के समृद्ध वर्गों तक क्या है? सीमित थी। देखिए टाइपिंग करने में क्या हो जाती है कि भाई कहीं-कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, फास्ट टाइपिंग करने में सही हो जाता है, ध्यान नहीं। महत्व की बात करते हैं, तो महत्व जो है अपनी कमियों के बाद भी यह स्थानीय स्वायत्तता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चोल जैसे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण का अद्वितीय उदाहरण है। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन भविष्य में पंचायती राज का क्या बना? आधार बना रहा और ब्रिटिश शासन तथा स्वतंत्र भारत में इनके महत्व को स्वीकार किया गया। और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या किया?
आज की जो है टेस्ट की आंसर राइटिंग की जो हमारी ये थी आपके सामने प्रस्तुत किया। चाहूँ तो मैं जो है पढ़ सकता हूँ, 10 से 5-10 मिनट में जो है वीडियो समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेंस मतलब क्या है, वास्तविक समझ विकसित करना है और मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो क्या कीजिएगा, थैंक यू आपके लिए, और जो है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद। जुड़िएगा, आपको जो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। धन्यवाद।